हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है डेटा हैंडलिंग। डेटा क्या होता है? कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमें मिलती है वो डेटा कहलाती है। मैथमेटिक्स में कोई भी इंफॉर्मेशन जो हमें न्यूमेरिकल फॉर्म में मिलती है वो डेटा कहलाता है। ठीक है, जैसे कि आपके मार्क्स हो गए कि आपका कोई एग्जाम हो रहा है, उसमें जितने सारे बच्चों के मार्क्स एक लाइन से फीड कर दिए गए कि कोई 10 नंबर पा रहा है, कोई 12 पा रहा है, कोई 15 पा रहा है, तो ये एक लिस्ट प्रिपेयर हो गई। तो ये क्या हो गया? डेटा प्रिपेयर हो गया। ठीक है, डेटा दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्राइमरी डेटा और दूसरा होता है सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या होता है? आपका मैथ्स का टेस्ट हुआ, मैंने ही टेस्ट लिया, मैंने ही आपकी कॉपी चेक की और फिर मैंने ही नंबर फीड करके प्रिंसिपल मैम को एक लिस्ट में पकड़ा दिया। तो उस पे क्या हो गया? वो प्राइमरी डेटा है, फर्स्ट हैंड डेटा जिसको कहते हैं कि मैंने सब कुछ किया, सारा चीज एक ऑब्जर्वर ही कर रहा है। अब यहाँ सेकेंडरी डेटा क्या होता है? सेकेंडरी डेटा अपने नाम के हिसाब से ही, ये इसको आप ऐसे मानिए सेकेंड हैंड डेटा, मतलब कि कोई पहले से कोई रिसर्च या कोई और रिसर्च कर रहा है, हम उसकी रिसर्च पे वर्क कर रहे हैं कि हम इकोनॉमी पे बात कर लेते हैं, तो ये डेटा हम तो खुद नहीं ना बैठ के कलेक्ट करते हैं, ये तो कोई और गवर्नमेंट की साइट्स कलेक्ट करती है। फिर हम गूगल पे जाके पढ़ लेते हैं कि भाई यहाँ पर यूपी में ये ह्यूमन इंडेक्स चल रहा है या जीडीपी यहाँ पहुंची। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सेकेंडरी डेटा का फॉर्म है। प्राइमरी डेटा क्या होता है? जहां पर इंसान खुद सारा मेहनत कर रहा है और उसके बाद वो डेटा बना रहा है या डेटा कलेक्ट कर रहा है, तो वो प्राइमरी डेटा हो जाता है। डेटा को रिप्रेजेंट करने के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं। नाउ रिप्रेजेंटिंग अ डेटा, कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हो आप? पिक्चर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो और ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, फ्रीक्वेंसी टेबल्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो। पिक्चर्स के फॉर्म में जो डेटा रिप्रेजेंट होता है इसे हम कहते हैं पिक्टोग्राफ। क्या कहते हैं? पिक्टोग्राफ। ग्राफ के फॉर्म में कई चीजें होती हैं। हिस्टोग्राम होता है, बार ग्राफ होता है, डबल बार ग्राफ होता है, कई सारी चीजें होती हैं। लेकिन फिलहाल हमें क्या पढ़ना है? हमें बार ग्राफ के बारे में पढ़ना है, पिक्टोग्राफ के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा हमें मिलता है पाई चार्ट। पाई चार्ट क्या होता है? ऐसे गोल सा एक होता है सर्कल, उसमें परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पर एंगल्स बना दिए जाते हैं कि कौन कितना मैथ्स लाइक करता है, कितना साइंस लाइक करता है। ये एक्टिविटी के थ्रू हम समझाए थे आपको। ठीक है, ये पाई चार्ट है। बेसिकली हमें पढ़ना क्या है? हमें पिक्टोग्राफ पढ़ना है, बार ग्राफ पढ़ना है और टैली मार्क्स के बारे में पढ़ना है। टैली मार्क्स और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल के बारे में। डिस्ट्रीब्यूशन टेबल, ठीक, इन तीन चीजों के बारे में पढ़ना है। क्या क्या? पिक्टोग्राफ, बार ग्राफ और टैली मार्क्स एंड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। इस क्वेश्चन को गौर से देखिए। कह रहा है द मार्क्स ऑब्टेन बाय 28 स्टूडेंट इन मैथ्स टेस्ट आर एज। ठीक है, ये आउट ऑफ 10 की बात कर रहा है सबसे पहले कि 8 मार्क्स, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 6 मार्क्स, 5 मार्क्स, 5 मार्क्स, इस तरीके से दिया हुआ है और बिल्कुल अनऑर्गेनाइज तरीके से दिया है। मैं कोई बच्चा 8 नंबर पा रहा है, कोई 1 पा रहा है, कोई 2 पा रहा है, कोई 6 पा रहा है, कोई 5 पा रहा है, कोई 5 पा रहा है, कोई 5 पा रहा है। इसका मतलब है कि ना असेंडिंग में है ना डिसेंडिंग में है, कोई तरीका नहीं लिखा है इसमें। ऐसे जो डेटा होते हैं जो स्कैटर्ड होते हैं, इसको हम कहते हैं अनऑर्गेनाइज्ड डेटा। ठीक है, अब सबसे पहले क्या है? रिप्रेजेंट इट इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है कि सारे मार्क्स को सॉर्ट कीजिए कि कितने बच्चों ने 5 नंबर पाया है, कितने बच्चों ने 8 नंबर पाया है, कितने बच्चों ने 1 नंबर पाया है, कितने बच्चे बिल्कुल ही बेकार थे तो उन्होंने 0 मार्क्स पाया, उनको समझ ही नहीं आया। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए? अब इतना तो पॉसिबल नहीं है कि आप बैठ के गिन गिन करके लिख लो। अच्छा, मान लो अगर आप गिन के भी लिखोगे कि बच्चे ने कितना पाया, 1 2 3 4 5, तो बड़ा खोजना भी पड़ रहा है। प्लस क्या हो रहा है कि आपको पता है यहाँ मिस्टेक के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो जब अनऑर्गेनाइज डेटा को हम सॉर्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? पड़ती है ज़रूरत टैली मार्क्स की। ठीक, टैली मार्क्स की ज़रूरत पड़ती है। अब हम कितने क्योंकि हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाना है तो कैसे बनाएंगे? मान लो इस तरफ तो हम मतलब हमें कितने कॉलम्स चाहिए, कितने रोज चाहिए? एक कॉलम तो हम फ्रीक्वेंसी लिखने के लिए ले लेंगे कि कितने बच्चों ने पाया कितना,
ठीक है, कितने बच्चों ने 5 मार्क्स पाया, तो ये फ्रीक्वेंसी कहलाती है। एक कॉलम हम टैली मार्क्स के लिए ले लेंगे और एक हम अपने ऑब्टेन्ड रिजल्ट के लिए ले लेंगे या मार्क्स के लिए ले लेंगे। तो चलिए बनाते हैं इसका कॉलम्स। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पर हमने 3 कॉलम्स बना लिए। फर्स्ट कॉलम हम किस चीज़ के लिए बनाए हैं, मार्क्स के लिए। मार्क्स यहाँ क्या क्या हमको मिल रहे हैं, 10 में मिल रहे हैं सारे, 0 1 2 3 4 सब मिल रहा है। तो हम यहाँ मार्क्स लिख लेंगे कि 0 मार्क्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक, 10 नंबर ही तो मिल रहे हैं बच्चे को, या तो 0 मिलेगा या तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 मिलेगा। सेकेंड कॉलम किस लिए, क्योंकि ये डेटा अनऑर्गेनाइज्ड है, स्कैटर्ड है, बिल्कुल बिखरा हुआ है, तो इसको समेटने और संजोने के लिए और इसमें गलतियाँ कम से कम हों, इसलिए हम टैली मार्क्स का यूज़ करेंगे। और फ्रीक्वेंसी क्या होती है, बेसिकली यहाँ पर जितने बच्चों ने यहाँ पाया है 5 नंबर, यही और या जितने बच्चों ने 1 नंबर पाया, यही इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। टैली मार्क्स का क्या यूज़ है, हाँ तो देखो सबसे पहले 8 लिखा है ना, 8 पर ऐसे कट लगाएंगे और 8 जहाँ पर है वहाँ पर एक ऐसे लाइन खींच देंगे। ठीक, फिर अगला नंबर क्या है, अगला नंबर 1 है, 1 पे भी सेम चीज़ करेंगे। फिर अगला नंबर 2 है, 2 पर भी जाएंगे, ऐसे कट लगाते जाएंगे और यहाँ पाइज खींचते जाएंगे। अगला नंबर 6 है, 6 पर भी सेम चीज़ कर देंगे। फिर 5 है, एक बार, 5 है एक और बार, तो 2 लाइन हो गई, 5 है एक और बार, तो ये 3 लाइन हो गई करीब करीब। फिर 0 है 1 टाइम, फिर 1 है 1 यहाँ पर, 9 है, 9 की जगह पर एक लाइन लगा दो। फिर क्या है, 7 है, ढूंढो 7 कहाँ है, यहाँ पर 7 है। फिर 8 है, 8 पर भी एक लाइन लग गई। 0 है, एक और लाइन बन गई 0 के पास। फिर 5 है, 4 लाइन 5 की बन गई। ठीक है, इसके बाद ये 3 है, तो 3 यहाँ पर लिख दिया एक। अब देखो नेक्स्ट है 8, वापस से 8 पे लगाया, यहाँ एक ऐसे पाई खींच दिया। फिर 10 है, तो 10 पे एक पाई खींच दिया। फिर 10 है, 10 पे एक, यहाँ 5 आ गया। ठीक है, जब 1 2 3 4, अब जब 5th वाला होता है ना, तो 5th वाले का ऐसे करके कट कर देते हैं, तो ये डायरेक्ट रिप्रेजेंट करता है किसको, 5 को रिप्रेजेंट करता है। 4 लाइन्स एंड 1 स्लैंटिंग लाइन, तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये 5 को रिप्रेजेंट करता है ये टैली मार्क। हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा। 4 तक टैली मार्क्स बिल्कुल सेम जैसे पाई पाई करके लिखा जाता है, और 5 में क्या हो जाता है कि 4 लाइन्स खींचने के बाद एक बार कट लगा दिया था, यानी कि एक बंच बना दिया गया। अब इसी तरीके से बाकी सारा भी सॉर्ट कर लेंगे। डेटा तो सॉर्ट हो गया। कैसे सॉर्ट हो गया कि 8 एक बार है तो हमने एक पाई खींच लिया, 1 एक बार है तो एक पाई खींच लिया, और इस तरह से हम कट करते गए और पाई खींचते चले गए। ये हमारा टैली मार्क्स के फॉर्म में आ गया। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इसी टैली मार्क्स को काउंट कर दीजिए। तो इसमें कितने टैली मार्क्स है, 1 2 3 4, 4 इसकी फ्रीक्वेंसी हो गई। इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 2 हो गई। इसकी फ्रीक्वेंसी 2, इसकी फ्रीक्वेंसी 1 1, और इसकी फ्रीक्वेंसी 4 लाइन्स एंड 1 स्लैंटिंग लाइन, मतलब 5 हो गया। ठीक है, तो ये 5 हो गया। फिर 6 की फ्रीक्वेंसी 1 हो गई, 7 की फ्रीक्वेंसी 2 हो गई, 8 की भी फ्रीक्वेंसी 5 है, 9 की फ्रीक्वेंसी 2 है, और 10 की फ्रीक्वेंसी 2 है। अगर आपको एक बार चेक करना है कि आपने सही फ्रीक्वेंसी निकाली है कि नहीं, तो इन सब चीज़ों को काउंट कर दीजिए। 4 + 2 = 6, + 2 8, 1 9, 10 15 16, 16 + 2 = 18, 18 + 5 = 23, 23 + 2 = तो क्या हो गया, ये टोटल 28 हो गया। और हमारे स्टूडेंट्स कितने थे, टोटल 28 स्टूडेंट्स थे। ठीक है, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं, 28। तो ठीक है, 0 जो है कितने बच्चों ने पाया, 4 बच्चों ने पाया। 1 कितने बच्चों ने पाया, 2 बच्चों ने पाया। इस तरीके से ये डेटा को पूरा सॉर्ट कर देना, और इसी को हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल कहते हैं। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हमें पढ़ना है बार ग्राफ के बारे में। So this is the question. The following data is given by a bicycle manufacturing company as. ये एक डेटा दिया गया है, कोई साइकिल की कंपनी है जो साइकिल बनाती है, कि उसने 1998 में 800 साइकिल्स बनाई, फिर 1999 में उसने 1300 साइकिल्स बनाई, 2000 में 900, और 2001 में 1400, और उसके बाद 2002 में उसने 1200 साइकिल्स बनाई। आपको इस डेटा को रिप्रेजेंट करना है किसमें, बार ग्राफ में। ये किस चीज का क्वेश्चन है आपका, ये बार ग्राफ का क्वेश्चन है। बार ग्राफ क्या होता है, उसके सबसे पहले हमें ग्राफ पेपर चाहिए। आप सब ने अपने लाइफ में ग्राफ पेपर देखा है अपने, और इस पर कई बार क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट किए हैं। इसमें जो है
ऑलरेडी मेजर्ड प्री मेजर्ड लाइंस ड्रॉ होती हैं ऐसे ऐसे करके, देखिए इसमें। और सारी ही लाइंस कितने की होती है, 1 सेंटीमीटर की दूरी पर बनी होती है, यानी 1 सेंटीमीटर का ऐसे और 1 सेंटीमीटर का ऐसे, एक बॉक्स 1। अब इस क्वेश्चन को देखिए, ठीक है, इसमें 2 एक्सिस बनाई है हमने, ऐसे और ऐसे 2 लाइंस बनाई है ना, और वो भी किस पर बनाई है, ये जो डार्क वाली लाइन होती है, जो बीच में ग्रीन लाइन होती है, उस पर बनाई है। यहाँ लाइट लाइंस में नहीं बनाई है, जो डार्क ग्रीन लाइन दिख रही है आपको, उस पर बनाई है, ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही बनाना है। ये एक्सिस हमारी क्या कहलाती है, वाई एक्सिस कहलाती है, और ये एक्सिस हमारी क्या कहलाती है, एक्स एक्सिस कहलाती है। अभी 6th क्लास में या 7th क्लास में हम बेसिकली कांस्टेंट चीज़ों को यहाँ रखते हैं। कांस्टेंट चीज़ें क्या हैं, कांस्टेंट चीज़ें हैं ये साल, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, इसको हम एक्स एक्सिस पे रख लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक गैप छोड़ देते हैं, ठीक है, पूरा एक लाइन का गैप छोड़ते हैं, और उसके बाद फिर फर्स्ट बॉक्स उठाते हैं, इसमें लिखते हैं फर्स्ट ईयर को, फिर सेकेंड ईयर के लिए एक बॉक्स छोड़ देते हैं और यहाँ लिखते हैं सेकेंड ईयर को, फिर एक बॉक्स का गैप देते हैं, लिखते हैं थर्ड वाला जो ईयर है हमारा 2000, फिर एक गैप छोड़ेंगे 2001। इस तरफ क्या लेते हैं, इस तरफ हम वेरिएबल्स लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर नंबर ऑफ बाइसिकल्स, कभी 800 प्रोड्यूस हुई और कभी जो है 1300 प्रोड्यूस की गई, 1300 मैन्युफैक्चर की गई, कभी 900 मैन्युफैक्चर की गई। तो ये डिफरेंट ईयर्स में डिफरेंट नंबर ऑफ बाइसिकल्स हैं जो मैन्युफैक्चर की गई, तो ये हम वाई एक्सिस पे लेते हैं। लेकिन इसको लेने से पहले हम यहाँ पर एक स्केल लेते हैं, कि स्केल क्या है हमारा, समझिए स्केल क्या होता है। 1 यूनिट, 1 यूनिट यानी 1 पूरा बॉक्स, सो 1 यूनिट लेंथ, 1 यूनिट लेंथ क्या होती है, यानी ये इस पूरे एक बॉक्स की लेंथ को बताता है कि यहाँ से यहाँ तक कितनी आपने नंबर ऑफ बाइसिकल्स लिए हैं, ठीक है। यहाँ इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ बाइसिकल्स कितनी मैन्युफैक्चर हुई हैं, तो ये यहाँ पर 1 स्केल या 1 यूनिट लेंथ बताएगा। अब देखिए यहाँ पर है 800, 1300, 900, 1400, 1200, इस तरीके से दिया हुआ है ना चीज़ें। तो हम कर सकते हैं, चाहे तो हम 100 स्केल रख सकते हैं, चाहे तो हम जो है 200 रख सकते हैं। तो हम लिख देते हैं नंबर ऑफ बाइसिकल्स में, यहाँ नंबर ऑफ बाइसिकल्स क्या है, 100 बाइसिकल्स या 200 बाइसिकल्स रख लीजिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पर होता है 0, कहाँ पर 0 होता है, जो ये कॉर्नर जो कोना बन रहा है यहाँ 0 होता है, ठीक। 0 से ऊपर यहाँ जाएंगे तो यहाँ फर्स्ट वाला 200 बनेगा। फिर ये देखो, ये जो ग्रीन ग्रीन लाइन है उसी पर काम होगा सारा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 400। फिर एक स्क्वायर बॉक्स ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा 600। फिर एक स्क्वायर बॉक्स ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा कितना, 800। फिर एक स्क्वायर बॉक्स तो ये 1000। फिर एक स्क्वायर बॉक्स तो ये क्या हो जाएगा। इस बार ग्राफ को देखिए अच्छे से, इसमें कह रहा है कि 1998 में कितनी बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर हो रही, 800, ठीक है। तो हमने ऐसे डॉटेड लाइन से 800 तक ले आए हैं। क्यों ले आए हैं, कि इन केस की गलती की गुंजाइश एकदम खत्म हो जाए, कि अगर हम कहीं ऐसे थोड़ा सा बहुत ऊपर नीचे मिस हो जाए लाइन, इससे अच्छा है कि हम इन डॉटेड लाइंस का यूज़ करके बिल्कुल एक्यूरेट पॉइंट पर पहुंच जाएं। और कैसे हम इन डॉटेड लाइंस को बना सकते हैं, हम स्केल का हेल्प ले सकते हैं। हाँ, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए, 1999 में 1300 बाइसिकल्स मैन्युफैक्चर हुई हैं। 1300 कहाँ होंगी, 1200 और 1400 यानी 1200 और 1400 के बीच में। तो वो लाइन भी यहाँ स्पेसिफाई है, देखिए आपको दिखेगी हल्की हल्की। आप मैं यहाँ पर मेजर कर लेंगे और इस तरीके से बना लेंगे। 1 लाइन का ही गैप छोड़ना है और 1 का ही बार ग्राफ बनाना है, ठीक है। 2 का बार ग्राफ मत बनाने लग जाना, और ना ही सटा कर, क्योंकि अगर बिल्कुल आप इनको एकदम चिपका दोगे तो ये हिस्टोग्राम। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन पिक्टोग्राफ, ठीक है। फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट्स फेवरेट फ्रूट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। क्लास 6 में कुछ बच्चे पढ़ते हैं जिनके फेवरेट फ्रूट्स को मेंशन किया गया एक टेबल के माध्यम से, कि फ्रूट है क्या क्या, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, गुआवा, पियर्स। और उसके बाद नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है कि 15 बच्चे मैंगो पसंद करते हैं, 20 बच्चे बनाना पसंद करते हैं, 23 बच्चे ऑरेंज पसंद करते हैं, गुआवा 14 बच्चे और पियर्स 7 बच्चे। कह रहा है इस इंफॉर्मेशन को एक पिक्टोग्राफ में रिप्रेजेंट कीजिए। अज्यूम करिए कि 5 स्टूडेंट्स का मतलब है एक पेंटागन, ठीक है। चलिए बनाते हैं। हियर्स द टेबल कि कैसे आप बनाओगे। यहाँ आप लिखोगे फ्रूट्स और यहाँ लिखोगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, जिसको हमें पिक्चर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। और फिर हम अपनी स्केल भी लिख देंगे, 5 स्टूडेंट इक्वल्स टू 1 पेंटागन, ठीक है। यहाँ सारे फ्रूट्स का नाम लिख लो, चलो लिख लो भाई, मैंगो, बनाना, ऑरेंज, गुआवा,
ठीक है, और इसके बाद टीयर्स। एक एक लाइन छोड़ने का मतलब ये है कि थोड़ी सी ज़्यादा सफाई दिखती है। मैंगो कितने बच्चे पसंद करते हैं? 15। तो कितने पेंटागन बनेंगे? 3 बनेंगे ना, 5 3 15। तो एक पेंटागन ये हो गया, 1 2 और 3 हो गया। बनाना कितने बच्चे पसंद करते हैं? 20। तो कितने पेंटागन बनेंगे? 4 बनेंगे ना, 4 बनेंगे। देखो ऑरेंज में कितने हैं? 23 ऑरेंजेस हैं। अब एक पेंटागन कितने रिप्रेजेंट करता है स्टूडेंट को? 5 स्टूडेंट्स को। तो देखो कितने पेंटागन्स बन सकते हैं। 23 को 5 से डिवाइड करो। 4 पेंटागन्स तो बिल्कुल रेगुलर वाले बनेंगे, तो बना लो। 1 2 3 4 4 बन गए, तो 4 5 से 20 हो गया। अब 3 स्टूडेंट्स को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? पेंटागन में कितनी साइड होती है? 5। तो तुम कोई भी 3 लाइंस बना लो, ठीक है, ये और ये बना सकते हैं। तो ये 1 2 और 3, तो ये कितना हो गया? 23 हो गया। इसी तरह से 14 के लिए भी आप बना लोगे। 14 के लिए क्या बना लोगे? 2 पेंटागन्स बिल्कुल सही सही रेगुलर, और उसके बाद फिर 4 है ना, तो 4 साइड्स को भी बना लो, ऐसे 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 करके छोड़ दो नीचे वाला। तो ये 5 नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरीके 7 के लिए भी कर लोगे। एक पेंटागन कंप्लीट। सो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा पिक्टोग्राफ के फॉर्म में फ्रूट्स को हमने रिप्रेजेंट कर दिया है, ठीक है। अब आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया हो तीनों चीज़ें। देखिए बिना प्रैक्टिस के कोई भी चीज़ नहीं हो सकती। मेन आपका ग्राफ भी समझना है, कहाँ से जीरो स्टार्ट करेंगे, कहाँ कांस्टेंट क्वांटिटीज रखेंगे, कहाँ वेरिएशन रखेंगे, स्केल क्या होता है, ये डॉटेड लाइन का क्या यूज है, ये सब भी चीज़ें आपको समझनी है। टैली मार्क्स भी आपको पता चल गया है कि क्या होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।